हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम हिल रोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिल रोड्स, वैसे तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम्स इन हिल रोड्स, तो हम हिल रोड्स भी थोड़ा बहुत देखते हैं। उसके बाद जो है प्रॉब्लम्स ऑन हिल रोड्स, जो है जो हम हिल रोड्स पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम्स की बात ही हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिल रोड्स आर आल्सो कॉल्ड एज घाट रोड्स। हिल रोड्स को घाट रोड्स भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हिल रोड्स। हिल रोड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मोटर रोड्स हमारे होते हैं, ब्रिडल रोड्स होते हैं, विलेज पाथ्स होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर रोड्स जो होती है ये सबसे बड़े रोड्स होते हैं। मोटर रोड्स फॉर्म द मैन कम्युनिकेशन सिस्टम। ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रैफिक कैन यूज दिस रोड। तो ये मोटर रोड जो होते हैं इनमें कोई भी ट्रैफिक चल सकता है। वन लेन और मोर देन वन लेन, तो ये एक लेन का भी हो सकता है मोटर रोड, या फिर डिफरेंट लेन्स का भी हो सकता है। तो रूलिंग ग्रेडियंट 1/20 का होता है और लिमिटिंग ग्रेडियंट जो है 1/15 का होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ब्रिडल रोड जो होती है इससे छोटे रोड्स होते हैं, यूज्ड बाय प्रेडेस्टेरियंस, एक तो पैदल चलने वाले, एंड मल्टी ट्रैफिक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक भी इस पे चलते हैं। तो ये फीडर रोड्स बन जाते हैं, मतलब कि इससे ट्रैफिक जो है मोटर रोड्स की तरफ चला जाता है। तो ये मोटर रोड्स के लिए फीडर रोड्स बन जाते हैं। तो विड्थ इसकी जो होती है वो 2 to 3 मीटर होती है। ये याद रखना है, कहीं पर 1.5 to 2.5 मीटर लिखा हुआ है, तो ये देख लेना आप, 1.5 to 2.5 मीटर कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। तो 2 to 3 मीटर जो है ब्रिडल रोड्स की विड्थ होती है। तो स्लोप जो होता है 1/8 to 1/10 इसका ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है। विड्थ कहीं कहीं पर लिखी है 2.45 to 3.65 इफ मोटर जीप्स आर यूज। अगर हमारे पास जीप यूज हो रही है इस रोड पे तो हम इसकी विड्थ जो है वो 2.45 to 3.65 भी मान सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि विड्थ जो है नॉर्मल जो है 2 to 3 मीटर होती है, और अगर हम मोटर जीप्स यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास विड्थ आ सकती है। तो इसके बाद आ जाते हैं विलेज पाथ जो होती है, जो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, चलने के लिए यूज़ करते हैं। 1 to 1.2 मीटर विड्थ, और इसका जो ग्रेडियंट होता है 1.75 to 1.5 हो सकता है। तो ये था हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड। अब आ जाते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ क्लासिफिकेशन दी है रोड्स के लिए। तो इसने नेशनल हाईवेज, क्लास 9 रोड्स, क्लास 5 रोड्स एंड क्लास 3 रोड्स। तो ये आपको याद रखना है कि नेशनल हाईवेज तो आपको पता ही है। क्लास 9 रोड जो होते हैं वो 6 मीटर वाइड होते हैं और 3 टन का व्हीकल इस पे चल सकता है। तो क्लास 5 जो होती है इसकी विड्थ जो होती है 4.9 मीटर होती है, और मैक्सिमम जो लोड हो सकता है वो 1 टन का व्हीकल इस पे चल सकता है मैक्सिमम। और क्लास 3 रोड जो होते हैं हमारे पास, उनकी विड्थ जो होती है 2.45 to 3.65 होती है, और इस पे जीप्स चल सकती है। तो मतलब कि इसमें जो है हेवी व्हीकल्स नहीं चल सकते। तो ये क्लासिफिकेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो दी है। तो अब आ जाते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ द हिल रोड। हिल रोड के कंपोनेंट्स जो है, मुझे तो लगता है इसी में से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि हिल रोड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। कंपोनेंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिखा दूँ। तो डायग्राम से ही आपको कंपोनेंट्स पूरे समझ में आ जाएंगे, तो इसमें डिस्कशन करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारे पास एक्चुअल में जो जो ये है पहाड़ी हमारी है, इसका स्लोप ये है। ये जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर लाइन दिखाई हुई है, तो ये हमारे पास एक्चुअल जो है स्लोप ऑफ माउंटेन है। तो स्लोप ऑफ माउंटेन को हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कटिंग करते हैं। ऐसे हमने कटिंग की, और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये हमने रोड बनाया हुआ है, और इस साइड फिलिंग करते हैं, इस साइड कटिंग करते हैं, इस साइड फिलिंग करते हैं। तो हमारे पास जनरली जो मोटेनियस रोड्स होते हैं ये हाफ कटिंग और हाफ फिलिंग में बनते हैं, मतलब कि आधा कटिंग में आधा फिलिंग में बनता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है इसमें कि ऊपर वाले, ये हमारा रोड है, ये हमारा रोड है। रोड से ऊपर वाले सॉइल को हम रोकने के लिए यहां पर एक वॉल बनाते हैं, इसे हम ब्रेस्ट वॉल कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि रोड के ऊपर वाली साइड जो हम वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ताकि हमारा जो है यहाँ पर कोई स्लिपेज ना हो जाए, या इरोजन ना हो जाए, या हमारा जो है लैंडस्लाइड ना हो जाए। लैंडस्लाइड अपर साइड में प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रेस्ट वॉल लगाते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ का सॉइल न चला जाए नीचे, इसके लिए हम यहाँ पर रिटेनिंग वॉल लगाते हैं। ये जो मैंने रेड से दिखाया हुआ है इसे रिटेनिंग वॉल कहते हैं। रेड वाला जो है रिटेनिंग वॉल लगाते हैं।
और रोड के साइड में हम ऐसे पैरापिट वाल भी लगाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पैरापिट वाल भी हम कहीं कहीं पर लगाते हैं जहां पर ज़्यादा जो है खतरनाक रोड होता है, वहां पर हम पैरापिट वाल का भी यूज़ करते हैं। ये जो यहाँ पर दिखाया हुआ है ये पैरापिट वाल है यहाँ पर। तो ये हमारे पास रोड फॉर्मेशन है। इन हिल रोड्स जो होता है वो होता है ड्रेनेज का प्रॉब्लम। तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज होती है इसमें। तो वो ड्रेनेज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये होती है पहले ही कैच वाटर ड्रेन। यहाँ पर ये जो है ये स्लोप है, स्लोप के ऊपर से हमारे पास वाटर आएगा, कहीं से माउंटेन से वाटर आ सकता है। तो इसको यहाँ पर ही रोकने के लिए हमारे पास कैच वाटर ड्रेन्स होती है। तो ये आपको याद रखना है कि कैच वाटर ड्रेन्स क्या होती है हमारे पास। इसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पर रोड के अंदर वाली साइड में जो एक ड्रेन होती है उसे हम साइड ड्रेन कहते हैं। यह रोड है, एक्चुअल रोड। तो इसके साथ में ये जो ड्रेन है इसे हम साइड ड्रेन कहते हैं। पहले आपने देखा कैच वाटर ड्रेन क्या होती है, जो माउंटेन के ऊपर से पानी आ रहा है उसको रोकने के लिए कैच वाटर ड्रेन होती है। और यहाँ पर जो है रोड के साइड में इसको साइड ड्रेन कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखने हैं, नाम के बेसिस पे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस कैच वाटर ड्रेन का वाटर भी हमें जो है इसी ड्रेन में लेके आना होता है। तो इसको हम एक ड्रेन से लेके आते हैं, उसे कहते हैं स्लोपिंग ड्रेन। इसे कहते हैं स्लोपिंग ड्रेन। तो ये भी आपको याद रखना है। एक होता है कैच वाटर ड्रेन जो ऊपर वाले पानी को बचाती है। फिर होता है हमारे पास साइड ड्रेन जो रोड के एक साइड बनती है। और कैच वाटर ड्रेन से अगर हमें साइड ड्रेन में वाटर को पहुंचाना है तो उसके लिए हम कहीं कहीं पर स्लोपिंग ड्रेन प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा पानी जो है वो सारा इधर आ रहा है साइड ड्रेन में। तो साइड ड्रेन के बाद हम कहीं कहीं पर ऐसे कलवर्ट्स जैसे प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारा वाटर जो है वो इस डाउन स्ट्रीम साइड में चला जाए। तो इसके लिए जो है इसे हम क्रॉस ड्रेन कहते हैं, क्योंकि ये रोड को क्रॉस कर रही है, इसे हम क्रॉस ड्रेन कहते हैं। तो ये है हमारा हमारा प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम ड्रेनेज का प्रॉब्लम जो हमारे पास हिल रोड्स में होता है। तो यही होता है हमारे पास, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेन्स है। ये आपको याद रखनी है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेन्स, कौन सी ड्रेन का फंक्शन क्या है। तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो हो जाएगा। तो रिटेनिंग वॉल क्या होती है, रिटेनिंग वॉल ये होती है। ब्रेस्ट वॉल क्या होती है, ब्रेस्ट वॉल ये होती है ऊपर वाले स्लोप को बचाने के लिए। पैरापेट वॉल ये होती है। कैच वाटर ड्रेन आपको मैंने बताया, कैच वाटर ड्रेन ये होती है। क्रॉस ड्रेन जो है, क्रॉस ड्रेन ये होती है। और साइड ड्रेन जो है रोड के साइड में ड्रेन जो होती है। और इसी के साथ आप स्लोपिंग ड्रेन भी लिख सकते हैं। तो रिटेनिंग वॉल जो होता है डाउन स्ट्रीम डाउन स्लोप साइड ऑफ द हिल रोड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द अर्थ फील्ड एंड ट्रैफिक लोड। तो ट्रैफिक लोड भी आ रहा होगा और हमारे पास जो है इस स्लोप का जो जो है लोड आ रहा होगा, तो उसको रिटेन करने के लिए हम रिटेनिंग वॉल लगाते हैं। तो रिटेनिंग वॉल के लिए कुछ आपको यहाँ पर देखना है कि इसकी टॉप विड्थ जो होती है, टॉप विड्थ 600 mm होती है और मिनिमम टॉप विड्थ इसे कहते हैं। और जो इसकी बॉटम विड्थ होती है या बेस विड्थ जो होती है वो 0.4 इंटू एच होती है। और एच जो है हमारे पास हाइट ऑफ रिटेनिंग वॉल होती है। इसका बाहर वाला स्लोप जो होता है वो 1/4 होता है। तो ये स्टोन मैसनरी की भी बन सकती है, ब्रिक मैसनरी की भी बन सकती है और सीमेंट कंक्रीट की भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ब्रेस्ट वॉल। ब्रेस्ट वॉल आपको पता ही है, ये अपसाइड ऑफ द रोडवे टू रिटेन द अर्थ फ्रॉम द स्लिपेज। स्लिपेज से बचाने के लिए अर्थ को हम ब्रेस्ट वॉल्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो है टॉप विड्थ वो भी 600 mm होता है। और इसमें डिफरेंट वीप होल्स प्रोवाइड किए गए होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वाटर प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम ये वीप होल्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि पानी का प्रेशर जो है उसकी वजह से ये ब्रेस्ट वॉल जो है कहीं ओवर टर्न हो जाए। तो स्टोन मैसनरी के प्रोवाइड किए जाते हैं, ब्रिक मैसनरी के प्रोवाइड किए जाते हैं, सीमेंट कंक्रीट के प्रोवाइड किए जाते हैं। और वीप होल्स जो है अर्थ प्रेशर ड्यू टू वाटर रिलीज करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, टाइप्स ऑफ कर्व्स ऑन द हिल रोड्स। हिल रोड्स पे 3 टाइप के कर्व्स होते हैं, आपको याद रखने हैं कि 3 टाइप्स ऑफ कर्व्स क्या होते हैं। तो ये हमारे पास अगर हिल है, ये हिलॉक है हमारे पास, ये हमारे पास हिल है। तो हिल के इस साइड से रोड आ रहा है और यहां से जा रहा है, ये टाइप का कर्व है जहां पर हम हिल के साइड से जाते हैं, हिल के बाहर वाली साइड से जाते हैं। इसे हम
सैलिएंट कर्व कहते हैं। ये आपको याद रखना है, इसे हम सैलिएंट कर्व कहते हैं जब हम हिल के बाहर की वाली साइड से ऐसे जा रहे होते हैं। और कहीं पर हिल जो है वो अंदर तक होता है, तो हिल के अंदर वाली साइड से जो हम जा रहे हैं इस वाले कर्व को, ये वाला कर्व जो होता है इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं री एंट्रेंट कर्व। तो री एंट्रेंट कर्व जो है यहां पर अगर गाड़ी चल रही है इसको यह दिखेगा, क्योंकि यहां साइड जो है हिल नहीं होती है, तो ये री एंट्रेंट कर्व जो होती है वो उतनी डिफिकल्ट नहीं होती है, और सैलिएंट कर्व जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है। तो ये आपको याद रखना है। री एंट्रेंट कर्व क्या होता है, द कर्व एट द वैली ऑफ द हिल हैविंग कनकेविटी आउटवर्ड्स, जिसकी कनकेविटी बाहर की तरफ होती है, कनकेव साइड ये होता है, तो इसको हम कनकेव साइड जिसका बाहर होता है उसे हम री एंट्रेंट कर्व कहते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ री एंट्रेंट कर्व लाइज अवे फ्रॉम द हिल साइड, मतलब कि अगर हम इस कर्व का जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर देखेंगे वो यहाँ कहीं होगा, और हिल हमारा इस साइड है, और इसका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो बाहर की तरफ कहीं पर होगा, मतलब कि हिल के बाहर होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम देखेंगे इट प्रोवाइड्स एडुकेट विजिबिलिटी एंड लेस डेंजरस, जो इसका विजिबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इसका डेंजर उतना नहीं होता है। अब आ जाते हैं सैलिएंट कर्व क्या होती है। सैलिएंट कर्व ये वाली कर्व जो होती है ये सैलिएंट कर्व होती है, जो हम हिल के इस साइड से ऐसे चलते हैं, मतलब कि एक हिल के एक साइड से, ये हमारा हिल है और हमारा गाड़ी जो है वो इस साइड से जा रही है और इस साइड हिल को पास कर रही है। तो इसमें हमारे पास जो है बाहर की तरफ कन्वेक्सिटी होती है, सैलिएंट कर्व है कन्वेक्सिटी आउटवर्ड्स, इसकी कन्वेक्स साइड जो है वो बाहर की तरफ होती है, यहां पर आप देख सकते हैं ये कन्वेक्स साइड जो है बाहर की तरफ होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ कर्व लाइज टुवर्ड्स द हिल साइड, मतलब कि अगर हम इस कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर देखेंगे वो हिल के अंदर होता है कहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, द बैंड फॉर्म बाय दिस कर्व इज कॉल्ड एज कॉर्नर बैंड, इसे कॉर्नर बैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये कोने पर होता है, तो ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। दीज कर्व्स आर वेरी डेंजरस एज दे डू नॉट हैव एडुकेट विजिबिलिटी, मतलब कि ये हमारा हिल है, तो यहाँ से गाड़ी आ रही है, इसको यहाँ विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, तो विजिबिलिटी इसमें कम होती है और ये डेंजरस ज़्यादा होती है, और इसीलिए यहाँ पर जो है इस मटेरियल को हम रिमूव करवाते हैं ताकि विजिबिलिटी जो है वो बहाल हो जाए, मतलब कि विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर जो है पैरापेट वॉल मस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है गाड़ी जो है आउटसाइड जाना मतलब सिकिड कर सकती है, इसलिए पैरापेट वाल्व मस्ट होता है सैलिएंट कर्व के केस में। तो आपको समझ में आ गया री एंट्रेंट कर्व क्या होता है, सैलिएंट कर्व क्या होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कर्व, हेयर पिन बैंड कर्व। तो जो है आपको पता ही होगा, हेयर पिन बैंड कर्व जो है ज्यादातर पढ़ाते हैं इस कॉलेज में। तो दिस इज कंपाउंड कर्व एंड चेंज द डायरेक्शन बाय 180 डिग्री। तो ये हेयर पिन बैंड होता है, हेयर पिन आपने देखी होगी, लड़कियों के पास होती है, तो हेयर पिन ये होता है, हेयर पिन बैंड जो होता है ये कंपाउंड कर्व होता है। इसमें जो है 180 डिग्री से हम जो है ट्रैफिक को चेंज करते हैं, मतलब कि यहां से ट्रैफिक आ रहा है और यहां जा रहा है, तो इसे हम हेयर पिन बैंड कर्व कहते हैं। मिनिमम स्लोप एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, इसमें स्लोप जो है मिनिमम होता है और स्टेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इट शुड बी सेफ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड से सेफ होना चाहिए। तो आईआरसी ने रिकमेंड किया है कि मिनिमम इंटरवेंशन लेंथ बिटवीन द टू हेयर पिन बैंड शुड बी, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर ये 60 मीटर है, शायद मैं कंफर्म कर लेता हूं। तो मिनिमम इंटरवेंशन लेंथ, हाँ ये यहाँ पर 60 मीटर है, मतलब कि दो कर्व्स के बीच में जो है दो, अगर हम हेयर पिन बैंड कर्व लगाते हैं उन दो के बीच में हमारे पास जो है डिस्टेंस होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 60 मीटर्स की डिस्टेंस। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम डिज़ाइन स्पीड जो होती है वो 20 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। मिनिमम रेडियस जो होता है वो 14 मीटर का होना चाहिए। मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व जो है ये मैं इसी हेयर पिन बैंड के लिए कह रहा हूँ, 15 मीटर होनी चाहिए, और सुपर एलिवेशन जो है 1/10 की इक्वल होनी चाहिए, और मिनिमम और मैक्सिमम ग्रेडियंट जो हमारे पास है वो 1/40 और 1/200 के इक्वल ले सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास अलाइनमेंट। जब हम सर्वे वगैरह करते हैं,
हिल रोड के केस में, तो हम पहले रिकॉनिसेंस करते हैं, फिर ट्रेस कट करते हैं और फिर डिटेल्ड सर्वे करते हैं। तो यहाँ पर आपको रिकॉनिसेंस एंड डिटेल्ड सर्वे जो है आपको पता ही है कि कैसे हम करते हैं। मैंने पहली वीडियो में, जो हाईवे की पहली वीडियो मैंने बनाई थी, वहां पर मैंने डिटेल में बताया है कि रिकॉनिसेंस में क्या करते हैं और डिटेल्ड सर्वे में क्या करते हैं। लेकिन ट्रेस कट जो है, ट्रेस कट के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो ट्रेस कट होता है, ट्रेस कट क्या होता है मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। ट्रेस कट होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हिल रोड है, हमने पहला रिकॉनिसेंस सर्वे किया, उसके बाद हम एक रोड, छोटा सा रोड बनाते हैं। हमने फॉर एग्जांपल डिसाइड किया कि हमें यहाँ से एक रोड बनाना है, यहाँ से यहाँ तक मिलाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसी लेंथ के अलॉन्ग जो है एक छोटा सा रोड बनाते हैं, जिसकी विड्थ हम रखते हैं 1.2 1 to 1.2 मीटर इसकी लेंथ रखते हैं, मतलब कि विड्थ रखते हैं इसकी। और इस जहां से हमें रोड लेके जाना है, जहां तक लेके जाना है, तो हमें ऐसे ही एक रोड बनाते हैं जिसकी विड्थ बहुत कम रखते हैं, 1 to 1.2 मीटर की विड्थ रखते हैं। और यहाँ पर ताकि हम जो है डिटेल्ड सर्वे कर सकें इस एरिया में, क्योंकि जो मोटेनियस रोड्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसीलिए हम एक छोटा सा रोड बनाते हैं ताकि हम डिटेल्ड सर्वे इस एरिया की ले सकें। उसे हम ट्रेस कट कहते हैं। तो ट्रेस कट क्या होता है, इट इज अ पाथवे और ट्रैक prescribed with width along the alignment of the hill road to enable the collection of additional data or to carry out the detailed survey। मतलब कि डिटेल्ड सर्वे करने के लिए हम एक छोटा सा रोड बनाते हैं जिसकी विड्थ हम 1 to 1.2 मीटर वाइड रखते हैं, ताकि हम डिटेल्ड सर्वे उस अलाइनमेंट की कर सकें, ताकि हम देख सकें कि ये अलाइनमेंट जो है वो ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है रेजिस्टिंग लेंथ क्या होती है। तो रेजिस्टिंग लेंथ के बारे में मैं आपको बताऊं। रेजिस्टिंग लेंथ होती है कि हमें अगर ए टू बी पॉइंट को कनेक्ट करना है और हमें किसी ग्रेडियंट के थ्रू इनको कनेक्ट करना है, और अगर हम इसकी स्ट्रेट लेंथ ले लेंगे ए टू बी तक, वो है एल नॉट और इसकी हाइट है एच। तो यहां पर हमें रेजिस्टिंग लेंथ जो होती है वो होती है एल नॉट प्लस एच बाई एफ। एल नॉट प्लस एच बाई एफ, एफ होता है हमारे पास फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। ये था सिटी पर ग्रेडियंट। अगर हम रूलिंग ग्रेडियंट लेंगे तो एल नॉट एल वन की जगह अगर हम इन दो पॉइंट्स को ही, ये हम इन दो पॉइंट्स को ही कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम किसी और ग्रेडियंट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास L1 जो है एल नॉट प्लस एल वन के इक्वल आ जाएगा। तो रेजिस्टिंग लेंथ जो होगी हमारे पास वो आ जाएगी L1 प्लस एच बाई एफ। तो L1 हमारे पास जो है एल नॉट प्लस एल वन है, एल नॉट प्लस एल वन एच बाई एफ के इक्वल आ जाएगी। एफ इज द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। तो ये फार्मूला के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेजिस्टिंग लेंथ क्या होती है। रेजिस्टिंग लेंथ ऑफ द रोड इज इफेक्टिव लेंथ टेकन इनटू कंसिडरेशन द टोटल वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंसेस। मतलब कि रेजिस्टेंसेस के अलॉन्ग जब कितनी रेजिस्टेंसेस लग रही है और हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है ताकि हम ए टू बी पॉइंट तक जा सके, उसे हम रेजिस्टिंग लेंथ कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये फार्मूले आपको ध्यान में रखने, कहीं भी पूछा जा सकता है ये वैल्यूज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो IRC ने हिल रोड्स के लिए जो है विड्थ बताई हुई है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे 24 मीटर, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स 18 मीटर, और हमारे पास अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए 15 मीटर और विलेज रोड्स के लिए 9 मीटर। और अगर आप स्पीड देखेंगे, डिज़ाइन स्पीड मोटेनियस के लिए और स्टीप के लिए, तो मोटेनियस के लिए डिज़ाइन स्पीड होती है रूलिंग और मिनिमम, रूलिंग स्पीड और मिनिमम स्पीड यहाँ पर मैंने दिखाई है। तो नेशनल हाईवे 50 to 40 और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स 40 to 30, 30 to 25 अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स 25 to 20 मीटर। और स्टीप ग्रेडियंट अगर हमारे पास है तो इसके लिए वैल्यूज और कम हो जाती हैं। नेशनल हाईवे के लिए 40 to 30 और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए 30 to 20 और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए 25 to 20 और विलेज रोड्स के लिए 25 to 20 मीटर। तो यह है डिफरेंट हमारे पास डिजायरेबल लैंड विड्थ और हमारे पास जो डिज़ाइन स्पीड्स है इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो एक्चुअल हमारे पास प्रॉब्लम्स इन हिल रोड है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, एक तो लैंडस्लाइड होती है, एक होती है हमारे पास ड्रेनेज, और एक होती है हमारे पास स्नो की प्रॉब्लम, और नेक्स्ट प्रॉब्लम जो होती है वो लैंड सब्सिडेंस होती है। तो लैंडस्लाइड क्या होता है आपको पता ही है, मतलब कि हमारे पास स्टोन या जो है रॉक्स वगैरह या सॉइल का स्लाइड हो जाना, उसे हम
लैंडस्लाइड कहते हैं। अब लैंडस्लाइड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है फॉल, स्लाइड, फ्लो एंड कॉम्प्लेक्स लैंडस्लाइड। तो फॉल क्या होता है? इट इंक्लूड्स द फ्री फॉल ऑफ द रॉक्स एंड रोलिंग ऑफ द रॉक्स एंड डिब्रीज डाउन द हिल स्लोप। मतलब कि फ्री फॉल ऑफ द रॉक्स एंड रोलिंग ऑफ द रॉक्स, इसको हम फॉल कहते हैं। स्लाइड किसे कहते हैं? इट इज द मूवमेंट ऑफ द स्लोप फॉर्मिंग मटीरियल अलॉन्ग वन और सेवरल सरफेस डाउन द हिल स्लोप। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द इनफिनाइट शेयर फेलियर। मतलब कि शेयर, स्लाइड क्या होता है? स्लाइड हुआ मतलब कि ऐसे निकलना, अगर रोल करके आ रही है तो उसे हम फॉल कहते हैं। स्लाइड हुआ कि अगर शेयर फेलियर हो जाए तो उसको स्लाइड कहते हैं। तो फ्लो क्या होता है? इट इज द मोमेंट ऑफ द स्लोप फॉर्मिंग मटेरियल विद इन द डिस्प्लेस्ड मास। मतलब कि अगर डिस्प्लेस मास हो जाए उसके अंदर फिर मोमेंट होना, उसको फ्लो कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स लैंडस्लाइड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स लैंडस्लाइड होता है अगर इनमें कंबाइनेड इफेक्ट इनका होगा, मतलब कि फॉल भी हो रहा है, स्लाइड भी हो रहा है, फ्लो भी हो रहा है, उसे हम कॉम्प्लेक्स लैंडस्लाइड कहते हैं। तो कॉजेज क्या होते हैं? इंक्रीज इन द वाटर कंटेंट, सॉइल में वाटर कंटेंट इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से ट्रैफिक लोड अगर ज्यादा है, स्नो एक्यूमुलेशन अगर ज्यादा है, अंडरमाइनिंग इरोजन हो रही है, शॉक और वाइब्रेशन, मतलब कि अर्थक्वेक वगैरह आ रही है, या शॉक या वाइब्रेशन हो रही है, या हम ब्लास्टिंग कर रहे हैं कहीं पे उसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द सीपेज प्रेशर से भी हो सकता है। फेलियर ऑफ द ब्रेस्ट वॉल और रिटेनिंग वॉल या ब्रेस्ट वॉल का फेलियर हो जाएगा तो उसकी वजह से भी आ सकता है। इसके बाद प्रिवेंशन जो है, प्रिवेंशन आपको पता ही होगा, एडुकेट सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज हमें प्रोवाइड करना है, जो मैंने अभी बताया आपको। और बाय रिड्यूसिंग द अर्थ स्लोप, स्लोप रिड्यूस करना, बाय स्लोप ट्रीटमेंट टू मिनिमाइज द सॉइल इरोजन, रिटेनिंग वॉल, पैरापिट वॉल एंड बटरेस वॉल जो है ये हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा है ड्रेनेज। ड्रेनेज के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह जो है सिखाया हुआ है। कैच वाटर ड्रेन्स क्या होती है, स्लोपिंग ड्रेन्स क्या होती है, रोड साइड ड्रेन्स क्या होती है, क्रॉस ड्रेन्स क्या होती है, ये मैंने आपको अच्छी तरह बताया हुआ है पहले ही। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सॉइल इरोजन, भी आपको पता ही होगा। तो कंबाइनेड प्रोसेस ऑफ वियरिंग आउट ऑफ द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ वेदरिंग एजेंसीज लाइक एंड देयर साइमल्टेनियस ट्रांसपोर्टेशन इज टर्म्ड एज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन वेदरिंग एजेंसीज की वजह से हो सकती है। वेदरिंग एजेंसीज आपको पता ही है, वाटर, विंड एंड स्नो जो है वेदरिंग एजेंसीज होती है, उसकी वजह से हमारे पास जो प्रॉब्लम आ जाती है उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। स्नो आपको पता ही है, स्नो एक्यूमुलेशन की वजह से लैंडस्लाइड हो सकते हैं वगैरह। और लैंड सब्सिडेंस जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम है। लैंड सब्सिडेंस से क्या हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ग्राउंड सरफेस वर्टिकली, मतलब कि अगर ये ग्राउंड सरफेस है इसको वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे चले जाना, इसको हम लैंड सब्सिडेंस कहते हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने आपको पहले भी बता दिया है, रिड्यूसिंग और स्लोप को कम करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ टो वॉल टू रिड्यूस द सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिटेनिंग वॉल्स, सॉइल स्टेबलाइजेशन टेक्निक्स, स्लोप ट्रीटमेंट विथ जियोसेंथेटिक्स, आजकल सेंथेटिक्स हम यूज करते हैं, उससे हम स्लोप को स्टेबलाइज कर सकते हैं। रिजॉर्टिंग टू सॉइल नेलिंग टेक्निक्स, आजकल जो है वो रॉक बोल्ट वगैरह उसी टाइप का है, सॉइल के लिए भी हम कर सकते हैं रॉक बोल्ट्स वगैरह, उससे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं स्लोप को। और आपको एक और चीज पूछी जा सकती है कि गैलरीज हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं? तो गैलरीज हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक जो है, ये हमारे पास ग्राउंड है, यहाँ से अगर एवलांच आने के खतरे होंगे, एवलांच आपको पता ही है स्नो की बड़ी बॉल बन जाती है और स्नो नीचे आ जाता है। तो ये हमारा रोड है, तो यहाँ पर हम एक गैलरी प्रोवाइड करते हैं ताकि ट्रैफिक यहाँ से चल सके और एवलांच का खतरा ना हो। तो एवलांच जो है वो इसके ऊपर से निकल सकता है, इस गैलरी के ऊपर से निकल सकता है जहाँ पर एवलांच का खतरा होता है। तो एवलांच के केस में हम जो है गैलरीज प्रोवाइड करते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है एवलांच के केस में हम क्या प्रोवाइड करते हैं? तो गैलरीज हम प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।